मेरी मालकिन की बेटी मेरे बार बार गले लगती। वो बार बार मेरे करीब आती। कभी खेल खेल में मुझे किस कर देती तो कभी मेरे बिस्तर पर आकर लेट जाती। मैं भी मर्द था, आखिर कब तक खुद को रोकता। फिर एक दिन मालकिन को बिजनेस के सिलसिले में इंडिया से बाहर जाना पड़ा और अब मेरे पास मौका था मालकिन की बेटी के साथ वह सब करने का जो वह मुझसे करवाना चाहती थी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए, हमारे साथ बहुत ही मजेदार कहानी है। यह कहानी 4 साल पुरानी है, जिसमें मैंने अपनी ही मालकिन की बेटी के साथ रंगरलियां मनाई थी। मैं एक छोटे गांव में पला बड़ा हूँ और मेरी उम्र 25 साल है। मेरे पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरा नाम राहुल है। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था और मेरी 2 बहनें भी थीं। हम बच्चे धीरे धीरे माँ के ऊपर अब बोझ बनने लगे, जिसके बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग घूम जाया करता था। तभी एक दिन मेरी मुलाकात एक गांव के भैया से हुई, जिन्होंने मुझे दिल्ली के बड़े से मकान में नौकर का काम करने के लिए प्रस्ताव दिया। मैंने जैसे तैसे अपनी माँ और बहनों को मनाया और उनको भगवान भरोसे गांव में छोड़कर पैसे कमाने शहर आ गया। जिस घर में मुझे काम मिला था उसमें एक मालकिन और मालकिन की एक ही बेटी थी। मालकिन की बेटी का नाम टीना था। उसे मैं छोटी मैम साहब कहता था। मालकिन के पति को मरे हुए काफी वक्त गुजर चुका था, इसलिए घर में मालकिन और मालकिन की बेटी टीना ही थे। मालकिन की बेटी को मुझसे बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि घर में वह सिर्फ अकेली रहती थी और जब हमें समय मिलता तो हम खेल भी लिया करते थे। टीना मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश रहती थी। वह हमेशा ही मुझे अपना दोस्त माना करती थी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी मासूमियत और चंचलता उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे। दिखने में तो मैं भी एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन कभी कभी वह उस तरह की हरकतें करती कि मैं कुछ समझ नहीं पाता था। वह रात को अक्सर मेरे कमरे में आ जाया करती और मेरे साथ खूब हंसी मजाक करती। मुझे भी उसके साथ हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। वह बहुत ही शरारती थी और उसका बदन एकदम भरा हुआ था। अब मुझे उनके यहाँ काम करते हुए 6 साल हो चुके थे और मैं 20 साल का हो चुका था। टीना भी एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी। वो मेरी ही हम उम्र थी। मैं समय समय पर अपने गांव में माँ के पास रुपया भी भेज दिया करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर अब मेरी जवानी की दस्तक ने मेरी आने वाली पूरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने कभी लड़की के स्पर्श को महसूस नहीं किया था, हालांकि उन सारे कामों का सारा ज्ञान मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ था। एक रात को छोटी मैम साहब मेरे कमरे में आई और बातों ही बातों में मुझसे लिपट गई और अचानक ही उसने मेरे होठों पर किस कर दिया। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर जानता था कि उसके मन में कुछ चल रहा है। छोटी मैम साहब की हरकत से मेरा मन भी बेकाबू होने लगा था। मुझे भी उसकी जवानी तंग करने लगी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किया था। फिर वह मेरे रूम से जाने लगी और वह कहने लगी, कभी तुम भी मेरे रूम में आ जाया करो। मौज मस्ती करने के लिए हमेशा मैं ही तुम्हारे पास आती हूँ, तुम तो कभी नहीं आते। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा, टीना, मैम साहब ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरा तुम्हारे कमरे में आना शायद बड़ी मालकिन को अच्छा ना लगे। तो वह झट से बोली, देखो, सबसे पहले तो मुझे मैम साहब कहना बंद करो। मुझे सिर्फ तुम टीना कहा करो। रही बात मोम की, तो वह तुमसे कुछ नहीं कहेंगी। वह तुम्हें बहुत पसंद करती है। मैंने कहा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वैसे तो मैम साहब ने मुझे टीना के साथ खेलने से कभी नहीं रोका था और ना ही उससे बात करने से कभी मना किया था। शायद इसलिए कि वह घर पर अकेली थी। उसका कोई बहन भाई नहीं था और ना ही उसके पिता थे, इसलिए वह अपनी बेटी से बेहद प्यार करती थी। लेकिन फिर भी मैं तो एक नौकर था, बस यही सोचकर अपनी हद में रहा करता था। अगले दिन टीना ने रात को मुझे अपने कमरे में बुला लिया और कहने लगी, चलो लूडो खेलते हैं। थोड़ी देर तक हम दोनों लूडो खेलते रहे। लूडो खेलते वक्त वो मेरे साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी भी करने लगती। फिर अचानक से टीना बोली, मेरा लूडो खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। चलो कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं मोबाइल में। मैंने कहा, टीना, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। सुबह को तुम्हें स्कूल भी जाना है और रात भी काफी हो गई है। वह बोली, नहीं, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 12 ही तो बजे हैं। उसने मेरा हाथ पकड़कर फिर से बेड पर बिठा लिया। मैं भी खामोश होकर बैठ गया। उसने अचानक अपने मोबाइल में एक रोमांटिक फिल्म लगाई और कहने लगी, हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों।
कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। राहुल, क्या तुमने ये मूवी कभी देखी है? मैंने ना में सिर हिलाया तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो बड़े शर्मीले हो यार, लड़के होकर भी तुमने आज तक इन मूवियों का मजा नहीं लिया। मैंने कहा, मुझे वक्त नहीं मिलता और फिर मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ। मैं जो भी पैसे कमाता हूँ वह सब गांव में अपनी माँ के पास भेज देता हूँ। टीना बोली, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, आज तुम्हें मैं यह मूवी दिखाऊंगी। अब मैं समझ गया था कि वह क्या चाहती है। मेरा खुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल टीना को अपनी बाहों में लेने के लिए मचल रहा था, लेकिन मालकिन की डर की वजह से मैं वहां ज्यादा देर तक रुका नहीं। मैंने सोने का बहाना किया और उसके रूम से बाहर आ गया और मैं अपने रूम में आकर अपने मन में सोचने लगा कि आज तो कुछ गड़बड़ हो जाती, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और अपने मन को भी बहला फुसलाकर समझा दिया। पर मैंने अपने मन में सोच लिया था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं फायदा जरूर उठाऊंगा। और अब मैं मौके की तलाश में था, क्योंकि मेरे दिल पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैम साहब ने जो आग भड़का थी अब ठंडी भी वहीं करेगी। उस रात मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। एक दिन मेरी बड़ी मालकिन 2 महीने के लिए अपने किसी काम से इंडिया से बाहर गई हुई थी और इस बीच अब घर में मैं और उनकी बेटी टीना ही अकेले थे। एक दिन नहाने के बाद छोटी मैम साहब का कॉलेज जाने का वक्त हुआ तो उसने मुझसे कहा, राहुल, आज मेरा मन नहीं है कॉलेज जाने का। मैंने पूछा, क्यों छोटी मैम साहब, चली जाइए ना। टीना मैम साहब बोली, सोच रही हूं क्यों ना आज कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजार लूं। जिस पर मैंने बस चुपकी मार ली और शांति से अपने कमरे में चला गया। मैं समझ चुका था कि छोटी मैम साहब के दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा है, पर मेरे अंदर शुरुआत करने की जरा सी भी हिम्मत न थी। इतने में छोटी मैम साहब मेरे कमरे में आई। उसने केवल नीचे तौलिया पहना हुआ था और ऊपर हल्का सा कोई कपड़ा ओढ़ा हुआ था। मैं छोटी मैम साहब को देखकर पगला गया था और शर्म के मारे मैंने अपनी मुंडी दूसरी तरफ घुमा ली। इतने में उसने मेरे चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए अपने ऊपर वाले कपड़े को उठाते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे चुपके चुपके देखते हो, तो लो, आज कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। मैं उस वक्त कहता भी तो क्या कहता, मैं भी तो इस वक्त का इंतजार कब से कर रहा था। मैं सीधा खड़ा हुआ और मैंने मेम साहब को गले से लगा लिया। मैंने टीना से कहा, इस दिन का मुझे बड़ी बेसब्र से इंतजार था। तो टीना बोली, फिर मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागते थे? मैंने कहा, मुझ में हिम्मत नहीं थी फैल करने की। मैं ठहरा तुम्हारा नौकर, लेकिन आज मैं तुम्हारी खूबसूरती को निहारना चाहता हूँ। आज तो वह कयामत लग रही थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी और मैं उसे निहारे जा रहा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस दिन मैंने टीना पर खूब प्यार लुटाया। यह सिलसिला लगभग 2 महीने तक चला था। 2 महीने तक मैं हर रोज टीना को इसी तरह प्यार करता था। हम लोग ना दिन देखते थे ना रात। हम दोनों अपने आप में ही खोए हुए थे और अपनी जिंदगी का आनंद उठा रहे थे। मैं टीना को बेहद चाहने लगा था और वह भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अब उसकी बॉडी का साइज भी काफी बढ़ चुका था। टीना प्रेग्नेंट हो गई थी, जिससे मेरी मालकिन के आते ही हमारे बारे में पता चल गया और उन्होंने मजबूरी में आकर अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी टीना की शादी मेरे साथ करवा दी। अब मैं इतना अमीर हो चुका हूँ कि मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी करा दी और अपनी माँ और टीना के साथ सुखी जीवन बिता रहा हूँ। कभी कभी हमारी जिंदगी में सब कुछ अचानक हो जाता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। वह सब हमें मिल जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन इतना अमीर आदमी बन जाऊंगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आधी रात को सोते हुए मैंने महसूस किया कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। उस समय मैं गहरी नींद में था। मैंने सोचा शायद मैं सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उसकी हरकतों से मेरी नींद टूट गई। तब मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ अजीब और गलत करने की कोशिश कर रही है। ये देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उससे कहा, तू मेरे साथ ये क्या कर रही है? तुझे कोई शर्म नहीं है? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ।
उसके बाद भी मैंने देखा कि वह किसी अजीब तरह की खुशी पाने की लालच में और भी ज्यादा पागलपन करने लगी। उसकी इन हरकतों को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में मैंने एक अजीब तरह की ख्वाहिश देखी। मेरे बार बार मना करने के बाद भी वह मेरी बातें नहीं सुन रही थी। वह मेरी छोटी बहन होकर भी किसी खास आनंद की खोज में और ज्यादा बेकाबू हो गई। दोस्तों, जो उसने मेरे साथ किया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम अरमान है और मेरी उम्र 26 साल है। मैंने अपना पढ़ाई पूरी करके एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया था। मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरे परिवार में मैं, मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन रूबी हैं, जिसकी उम्र अभी 18 साल है और वह इस साल 12वीं की परीक्षा देगी। पापा हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और माँ हाउसवाइफ है। अब बात पर आते हैं। दशहरा की छुट्टियां थीं, इसलिए मैंने घर जाने की तैयारी किया। सबके लिए शॉपिंग किया, खासकर अपनी प्यारी बहन रूबी के लिए 3-4 पीस एक से बढ़कर एक खूबसूरत लहंगा खरीदा। मम्मी के साड़ियाँ और पापा के लिए अच्छे अच्छे कुर्ता और पजामा। शॉपिंग के बाद ट्रेन की टिकट पहले से बुक थी, इसलिए दशहरा स्टार्ट होने से 2 दिन पहले घर के लिए निकल गया। 2 साल बाद मैं घर जा रहा था, क्योंकि नौकरी ज्वाइन करने के बाद घर जाना नहीं हुआ था, इसलिए सबके लिए कुछ न कुछ खरीदा। खासकर अपनी प्यारी बहन के लिए लगभग 48 घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार मैं घर पहुंच गया, क्योंकि हैदराबाद से हमारे गांव तक पहुंचने में मुझे देर हो गई। गांव में हमारा घर काफ़ी अंदर था, इसीलिए रात के करीब 11 बज गए। घर पहुंचा तो देखा सब सो चुके थे। तब मैंने माँ को उठाया, फिर उनसे थोड़ी बातचीत करके खाना खाकर सो गया। काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए रूबी को नहीं जगाया। सुबह जब 5 बजे मेरी छोटी बहन रूबी ने मुझे जगाना शुरू किया, तब कमरे का दरवाज़ा खुला था, इसलिए वह पास आकर मुझे जगाने लगी और गिफ्ट के बारे में पूछने लगी। मैं नींद भरी आंखों से कह रहा था, अभी तू जा, अभी मुझे सोने दे, लेकिन उसे अभी चाहिए था, इसलिए उसने मेरे ऊपर की चादर खींच ली। मैं हड़बड़ाकर उठा और देखा कि मेरी हालत खराब थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और दूसरी तरफ वह मुझे इस हालत में देखकर हंस रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और उसे अच्छे से देखा, मानो मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। इन 2 साल में वह इतनी बड़ी हो गई थी कि बिल्कुल अनजान लग रही थी। उसका रूप और सौंदर्य जैसे छलक रहा था। इतने दिनों बाद मैंने अपनी प्यारी बहन को देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई अनजान परी मेरे घर आई हो। तभी उसकी आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। रूबी ने कहा, भैया क्या देख रहे हो इस तरह से, जैसे मुझे कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा, हाँ सच में तू तो बहुत बड़ी हो गई है, तुझे पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। तब रूबी बोली, भैया मुझे बाद में मन भरकर देख लेना, पहले मेरे लिए क्या लाए हो वह निकालो। मैंने कहा, ओह दे रहा हूँ ना, और अलमारी से उसके कपड़े और कुछ मिठाइयाँ निकालकर उसे दिया। वह बहुत खुश हो गई और उसी खुशी में मुझे एक अजीब तरीके से पकड़ लिया। उसके इस अजीब तरीके से पकड़ने पर मेरी हालत खराब होने लगी। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम में गया और फ्रेश हो गया। बाथरूम से निकलकर मैंने सुबह का नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद कमरे में बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तभी रूबी आई और बोली, भैया दशहरा पर मुझे मंगलग्राम घाटी घुमाने ले चलोगे ना। मैंने कहा, ठीक है चलेंगे। फिर दशहरा की शुरुआत दिन में हम भाई बहन मिलकर बहुत सारी मस्ती की। दशहरा के 8वें दिन को हम घूमने निकले। रूबी ने कहा, कई दिनों से मंगलग्राम नहीं गए हैं, चलो हम मंगलग्राम चलते हैं। मैंने कहा, मंगलग्राम तो बहुत दूर है, एक दिन में वापस आना मुश्किल होगा। तभी रूबी बोली, मुझे नहीं पता, मुझे जाना है तो जाना है, अगर ज़रूरत पड़े तो हम होटल में एक रात रुक सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, हम तो अपने भाई बहन हैं, प्लीज़ भैया मना मत करो। मैंने कहा, ठीक है अगर तुझे जाना है तो चल। मेरी छोटी बहन रूबी बहुत चालाक है, उसने चालाकी से मम्मी को मना लिया। फिर अगले दिन हम दोनों भाई बहन मंगलग्राम के लिए निकल पड़े। सफ़र करते करते दोपहर हो गई। वहाँ पहुँचकर हमें पहले रहने की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि वहाँ से दिन में वापस आना मुमकिन नहीं था। हम दोनों ने मिलकर होटल ढूंढना शुरू किया। आखिरकार हमें एक कमरा मिला, वह भी सिंगल। दशहरा की छुट्टियों में हर जगह भीड़ थी, इसलिए सिंगल रूम ही लेना पड़ा। फिर हमने अपना बैग रखा और कुछ देर आराम करने के बाद घूमने निकल पड़े। रूबी ने ऐसा कपड़ा पहना हुआ था जिसे देखकर सभी उसकी ओर देखते रह गए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था,
लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा वह मजनू कैसी चीज लेकर घूम रहा है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं उनके पास जाने लगा, लेकिन रूबी ने मुझे रोक दिया। फिर हमने बहुत मज़े किए और सारा दिन घूमने के बाद शाम को होटल लौट आए। फिर हमने कमरे में जाकर फ्रेश होकर दोबारा टहलने के लिए निकलने का फैसला किया। हमारे साथ पास के कमरे में नवविवाहित पति पत्नी भी थे, जिन्होंने हमें टहलने के लिए बुलाया। रूबी ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम भी बाहर जा रहे हैं, चलिए साथ में चलते हैं। यहाँ ज़्यादा लोगों के बीच अकेले घूमना ठीक नहीं लगता। हम मान गए और फिर उनसे बातचीत करते हुए हमारा परिचय हुआ। लड़के का नाम जावेद था और लड़की का नाम शालिन था। तभी अचानक शालिन बोल पड़ी, आप दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो हैरान रह गया, समझ नहीं आया क्या कहूँ। तभी रूबी ने कहा, आप दोनों का भी बहुत अच्छा लग रहा है। कितने महीने हो गए आपकी शादी को? तब जावेद ने कहा, अभी 4 महीने हुए हैं। फिर जावेद ने पूछा, आपकी शादी को कितने दिन हुए? मैं कुछ कहने ही जा रहा था, तभी मेरी छोटी बहन रूबी बोल पड़ी, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। मैं तो जैसे आसमान से गिर पड़ा कि मेरी बहन ये क्या कह रही है। तब जावेद ने कहा, तो फिर आप लोग बिल्कुल सही समय पर हनीमून के लिए आए हैं, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई। दरअसल ऑफिस से छुट्टी मैनेज करते करते 4 महीने गुजर गए। उसके बाद शालिन ने पूछा, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? रूबी ने कहा, लव मैरिज। इधर मुझे गुस्से से पसीना आ रहा था। ये रूबी सच बोल रही है या शालिन के साथ मजाक कर रही है? चलते चलते रात के 10 बज गए और हम सब फिर से होटल लौट आए। खाना पीना करने के बाद हम सोने के लिए अपने अपने कमरे में जा रहे थे। तभी शलिना ने कहा, गुड नाइट, हनीमून का आनंद लो, वापस नहीं आएगा ये रात। और हाँ, आप लोग भी मज़ा करो, हम तो आज पूरी रात मज़े में रहेंगे। इतना कहकर वे अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में पहुंचते ही रूबी से बोलने लगा, ये सब क्या हो रहा है? हम भाई बहन हैं, तू सब कुछ भूल गई है क्या? रूबी बोली, भैया क्या करूं? उन्होंने इस तरह से बात शुरू किया कि मुझे समझ में ही नहीं आया क्या जवाब दूं। सोचा 2-4 बातें कर अलग हो जाऊंगी, पर अब तो इतनी बड़ी बात हो गई कि कहने का मौका ही नहीं मिला। अब क्या किया जाए? यहाँ तो हम एक दिन के लिए ही हैं, तो हम पति पत्नी बनकर ही रह लेते हैं। मैंने कहा, मतलब तू क्या कह रही है? तब रूबी बोली, अरे भैया, मैं सच में तो आपको अपना पति नहीं बना रही हूँ, ना बस एक्टिंग करने के लिए कह रही हूँ उनके सामने। मैंने कहा, ओ तो आखिर में अपनी सगी बहन का पति बनना पड़ेगा। ठीक है, आज से तू मेरी पत्नी। रूबी ने कहा, क्या भैया, तुम क्या कह रहे हो? मैं एक्टिंग की बात कर रही हूँ, असल में थोड़ी ना कह रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है, बहुत रात हो चुकी है, अब सो जा, कल एक्टिंग करेंगे। फिर हम दोनों सो गए। जब रात गुजरी तो रात में गहरी नींद में मुझे महसूस हुआ कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ अजीब हरकतें कर रही हैं। मैं नींद में था, सोच रहा था शायद सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उसकी उन हरकतों की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ गलत कर रही है। मैं तो यह देखकर हैरान रह गया। फिर मैंने उससे कहा, तू मेरे साथ यह सब क्या कर रही है? तुझे शर्म नहीं आती? मैं तेरा सगा बड़ा भाई हूँ। लेकिन फिर भी मैं देख रहा था कि वह किसी अजीब से मकसद के साथ यह सब करने की कोशिश कर रही है। होटल के अंदर अपनी छोटी बहन का ऐसा व्यवहार देखकर मैं सच में हैरान रह गया। उसकी आंखों और चेहरे पर जैसे एक पागलपन सवार था। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश किया, लेकिन वह मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। मेरी सगी बहन होने के बावजूद वह एक अजीब से सुख की उम्मीद में मुझे इतनी जोर से धक्का देकर गिरा दिया कि वह एकदम पागल हो गई। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बहन के पास इतने अजीब तरीके हो सकते हैं। उसने सिर्फ 5 मिनट के भीतर मेरी नींद और थकान को कुछ इस तरह ख़त्म कर दिया कि मुझे लगा कि मैं अब और कुछ सहन नहीं कर सकता। उसकी अविश्वसनीय चालों ने मुझे लगभग पागल बना दिया। आखिरकार मुझे ऐसा लगा कि मैं इस स्थिति का सामना कर ही नहीं पा रहा हूँ। तब मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, उस लड़की को अपना बना लेने की जो मेरे पास थी। लेकिन वह लड़की मेरी अपनी बहन थी।
यह बात मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे समय में इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता। मेरा भी वही हाल हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास आग जल रही हो और उसकी तपिश से मेरा पूरा शरीर टूट रहा हो। मेरा शरीर बार बार कांपने लगा और मैं भी अनजाने में उस सुख की तलाश में अपनी बहन के साथ ताल मिलाने लगा। उसे तो जैसे लगा कि उसके हाथों में स्वर्ग आ गया हो। तब मुझे लगा कि जो होगा होगा, अब इस मुश्किल समय का सामना करना ही पड़ेगा। मुझे अपनी छोटी बहन के आगे हार माननी नहीं थी। फिर मैंने भी पूरी ताकत लगा दिया। हालांकि मेरी बहन मुझसे करीब 9 साल छोटी थी। पहले तो मुझे लगा कि वह मुझसे तालमेल नहीं बैठा पाएगी, लेकिन जो मैंने देखा उससे मैं दंग रह गया। लगभग 3 से 4 घंटे तक लगातार प्रदर्शन करने के बावजूद वह जरा भी थकी नहीं। करीब 4 घंटे बाद ऐसा लगा जैसे किसी सपनों की दुनिया से लौटकर फिर से धरती पर आ गए हों। तब तक रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए हम सो गए। रात के उस अजीब हादसे के बाद मैं सुबह जागा तो मेरे मन में घबराहट और अजीब सा अपराधजनक था। मैंने सोचा कि क्या सच में कल रात जो हुआ वह एक सपना था, लेकिन मेरे आसपास का माहौल और रूबी का व्यवहार मुझे और उलझन में डाल रहा था। वह बिना किसी परवाह के सामान्य बर्ताव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने मेरी ओर देखा और कहा, भैया आज फिर वही सब ड्रामा करना पड़ेगा ताकि हम लोगों पर शक ना हो। मैं कुछ कहने के लिए शब्द ढूंढ ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शर्लिना और जावेद हमें नाश्ते के लिए बुलाने आए थे। मैंने रूबी की ओर देखा तो वह फिर उसी नाटक के मूड में थी, जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। हमें उनके सामने दिखाना था कि हम एक नवविवाहित जोड़ा हैं। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह सब सही था? क्या यह सिर्फ एक खेल था या कुछ ज्यादा गहराई में जा चुका था? उसके बाद दिन भर होटल में उनके साथ बिताया, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस रात पर जा रहा था। अंदर से मैं अपने आप से लड़ रहा था, परंतु रूबी एकदम सामान्य थी। मुझे लगने लगा था कि हमें यह नाटक खत्म करना होगा, वरना चीजें और भी उलझ जाएंगी। शाम को मैं रूबी के पास गया और उसे गंभीरता से कहा, अब बस बहुत हो गया। ये सब जितना जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा होगा। हमें इस फर्जी रिश्ते को और आगे नहीं खींचना चाहिए। तब रूबी थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, भैया मुझे पता है कि मैंने जो किया है वह गलत था। उस वक्त मैं नहीं समझ पाई कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन अब हमें इसे खत्म करना चाहिए। तब मैंने राहत की सांस लिया और हामी भरी। उस रात हमने फैसला किया कि अगली सुबह हम शालिन और जावेद से सच बता देंगे, भले ही वे कुछ भी सोचे। अब और झूठ नहीं चल सकता था। अगले दिन नाश्ते के समय हमने सबके सामने सच्चाई बताई। वे हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे बात को समझ गए। जावेद ने हल्के में कहा, यार हमें लगा तुम लोग सीरियस हो, पर यह तो मजाक निकला। तब रूबी ने भी हंसते हुए कहा, अच्छा है कि समय रहते सच बता दिया, नहीं तो बाद में और बड़ा मसला बन सकता था। फिर हमने सभी से माफी मांगी और बाकी के दिन साधारण तरीके से बिताए। वापस लौटते वक्त रूबी और मैं हम दोनों समझ गए थे कि इस घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया था। हम दोनों ने फैसला किया कि अब कभी भी ऐसी हरकतों में नहीं पड़ेंगे। जैसे ही हम घर लौटे, मैंने एक नई शुरुआत की कोशिश की। हमें रिश्तों की मर्यादा का एहसास हो चुका था और यह घटना हमें हमेशा याद रहेगी, एक सबक की तरह। तो दोस्तों, यह कहानी मेरी जिंदगी की एक अनपेक्षित घटना है। शायद आप इसे सच मानने में हिचक जाए, लेकिन यह एक हकीकत है। इस दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो अविश्वसनीय लगती हैं, पर वे सच्चाई होती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब कोई लड़का या लड़की बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। चाहे वे भाई बहन हो या कोई और, रिश्ता कुछ सीमाएं बनाए रखना जरूरी है। एक दूसरे से थोड़ी दूरी रखने से गलत इच्छाएं और भावनाएं कम होती हैं। अगर हम सभी अपने रिश्तों में सही सीमाओं का पालन करें तो शायद हमारे समाज में ऐसी गलत और अनैतिक घटनाएं कम हो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिन लोगों की सोच गलत होती है, उन्हें अपने चरित्र और सोच को सुधारने की ज़रूरत है। अंत में मैं यही कहूँगा कि रिश्तों की इज्जत करना और अपनी मर्यादा बनाए रखना हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना कर। धन्यवाद। नीलम देवी ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी दी हुई थी
और उस पार्टी में सभी रिश्तेदार और सभी मेहमान आए थे और उसने अपने दामाद राजेश और अपनी बेटी किरण को भी उस पार्टी में बुलाया था। शाम के 7 बज चुके थे। बेटी किरण और दामाद राजेश भी उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। पार्टी देर रात तक चलती है। जैसे ही रात के 10 बजते हैं तो राजेश की सास नीलम की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। अब जैसे उसकी तबीयत खराब होती है तो नीलम अपनी बेटी किरण को यह कहने लगती है कि जरा अपने पति से कह दो मुझे घर तक छोड़ आए। इसके बाद राजेश अपनी सास को लेकर उसके घर पर आता है और घर पर इसको बिस्तर पर लिटा देता है। जैसे ये जाने लगते हैं तो इसकी सास इसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है और ये राजेश वहां पर बहक जाता है और उसके बाद अपनी सास के धीरे धीरे से कपड़े उतारता है। कपड़े उतारने के बाद उसको नग्न कर देता है और नग्न करने के बाद दोनों दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और उसके 2 मिनट के बाद इसकी सास की चिल्लाने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जैसलमेर इलाके से। इस इलाके में एक नीलम नाम की 40 साल की औरत होती है। उसकी एक ही बेटी होती है जिसका नाम किरण होता है। किरण की माँ नीलम पेशे से एक व्यापारी होती है। इसकी एक चूड़ियाँ बनाने की फैक्ट्री होती है और चूड़ियाँ उसमें बनाई जाती है और चूड़ियों को बेचकर काफ़ी मोटा पैसा कमाती है। जैसे ही नीलम की बेटी किरण 22 साल की होती है तो नीलम को अपनी बेटी की शादी की चिंता हो जाती है और इसकी बेटी जो कि 22 साल की हो चुकी थी और पढ़ाई भी पूरी कर चुकी थी और बिजनेस में अपनी माँ के साथ काम करती, और कुछ दिनों के बाद इसकी माँ नीलम इसके लिए एक लड़का देखना शुरू कर देती है और 10 दिन के बाद इसको एक लड़का दिनेश मिल जाता है। अब कुछ दिनों के बाद दिनेश को घर पर बुलाया जाता है। जैसे ही दिनेश नीलम के घर पर पहुंचता है तो नीलम को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि नीलम देखने में इतनी खूबसूरत होती है। इसके बड़े बड़े चेस्ट होते हैं और इसका गोरा बदन होता है और आज के समय में अपनी बेटी किरण से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। इसकी बेटी किरण इसके सामने इतनी सुंदर नहीं दिखाई देती है। अब ये राजेश जैसे ही इसके घर में जाता है तो नीलम की तरफ एकटक देखता रहता है। कुछ समय के बाद जब नीलम राजेश को कहती है कि तुम दोनों एक अलग कमरे में जाकर बातचीत कर लो, तो कुछ देर गुजरने के बाद यह राजेश किरण को लेकर अलग से कमरे में चला जाता है और उसके बाद 5 मिनट तक बैठकर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लेकिन राजेश का मन किरण की माँ नीलम पर ही आ जाता है और कुछ समय के बाद नीलम अपनी बेटी किरण की शादी इस राजेश के साथ कर देती है। जैसे ही राजेश और किरण की शादी की जाती है तो शादी की पहली सुहागरात आती है और जो यह राजेश होता है अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद अपनी पत्नी किरण से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद इसके एक एक कपड़े को उतारने लगता है। जैसे ही कपड़े उतारे जाते हैं तो किरण नग्न हालत में होती है और किरण के बड़े बड़े वक्षस्थल और नितंब और गोरे बदन को देखकर उस पर काफी मोहित हो जाता है और उसके बाद यह नीलम के साथ भी अपने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। शारीरिक संबंध कुछ तरीके से बनाए जाते हैं कि अपनी पत्नी किरण को बड़ी खुश कर देता है और लगभग शादी को 2 महीने का समय बीत जाता है। जैसे ही शादी को 2 महीने का समय बीतता है तो किरण की माँ नीलम का एक फ़ोन आता है और फ़ोन पर अपनी बेटी किरण को कहती है कि हमारे घर पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और तुम दोनों को इस पार्टी में आना पड़ेगा। सारे रिश्तेदार, सारे मेहमान भी इस पार्टी में आने वाले हैं। और अगले ही दिन राजेश अपनी अपनी किरण को लेकर उस पार्टी में चला जाता है। शाम के 7 बजे का समय हो जाता है और पार्टी शुरू कर दी जाती है। पार्टी में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक का भी यूज़ किया जाता है, जिसके कारण राजेश को भी काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है और किरण की माँ नीलम भी काफ़ी ड्रिंक का यूज़ करती है, उसको भी नशा हो जाता है। रात के जैसे ही 10 बजते हैं तो 10 बजे के आसपास किरण की माँ नीलम किरण के पास आती है और कहती है कि तुम अपने पति राजेश को मेरे साथ भेज दो और मुझे कुछ थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर मुझे कुछ काफ़ी परेशानी आ रही है और मैं घर जाना चाहती हूँ। तुम अपने पति राजेश को भेज दो। राजेश जैसे उसकी बातों को सुनता है तो एकदम से तैयार हो जाता है
और अपनी सास नीलम को छोड़ने के लिए अपनी कार निकालता है और कार में अपनी सास नीलम को बिठा लेता है। अब जैसे ही कार घर की तरफ चलती है तो बीच रास्ते में दोनों आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान इसकी सास नीलम इसको कहने लगती है कि आज की रात तुम मेरे घर पर बिता लेना और सुबह चले जाना, क्योंकि तुम्हें काफी ज्यादा नशा हो चुका है। लेकिन राजेश अपनी सास नीलम को यह कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ने के बाद पार्टी में फिर से जाऊंगा और वहां से किरण को लेकर सीधे ही घर निकल जाऊंगा। जैसे ही बात करते रहते हैं तो घर आ जाता है और घर के दरवाजे पर कार रोक दी जाती है और दोनों ही उस कार में से उतरकर घर में प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ही ये कमरे के अंदर जाते हैं तो यह अपनी सास नीलम को वहां पर बिस्तर पर लिटा देता है और जाने लगता है। तभी इसकी सास नीलम इसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींच लेती है। और इसके बाद राजेश यही चाहता था कि मेरी सास नीलम मुझे कब मौका दे, और इसके बाद यह नीलम के साथ मिलकर अपना शारीरिक संबंध जोड़ने का प्रयास करने लगता है। यह नीलम के कपड़े को उतारता है। कपड़े उतारने के बाद नीलम को नग्न कर देता है और नग्न हालत में आज नीलम बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। जैसे ही राजेश उसके गोरे बदन को देखता है, उसके बड़े बड़े नितंब को देखता है, तो एकदम से उत्तेजित हो जाता है और उसके बाद अपनी सास नीलम के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। शारीरिक संबंध कुछ इस तरीके से बनाता है कि अपनी सास नीलम की चीखें निकाल देता है और 2 घंटे के दौरान यह अपनी सास के साथ कम से कम 2 से 3 बार शारीरिक संबंध बनाता है। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद इसकी सास भी बड़ी खुश हो जाती है और उसको खुश करने के बाद राजेश फिर से पार्टी में जाता है। पार्टी में जाने के बाद अपनी पत्नी किरण को लेकर अपने घर पर चला जाता है और इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे 1 हफ्ते का समय बीतता है तो अपनी पत्नी किरण को कहने लगता है कि चलो तुम्हारे घर पर चलते हैं और तुम्हारी माँ से भी मिल लेंगे। जैसे ये बात राजेश कहता है तो किरण का माथा ठनकने लगता है और वह कहती है कि तुम हर तीसरे चौथे दिन अपनी सास के घर जाने की जिद क्यों करते हो। लेकिन राजेश जिद पकड़ लेता है और कहता है कि कल सुबह निकलेंगे और इस तरह से अगला दिन आ जाता है। अगले दिन राजेश और किरण दोनों ही अपनी सास नीलम के घर पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर पर पहुंचते हैं तो शाम का वक्त हो जाता है। कुछ समय तक बैठकर तीनों बड़े आराम से टीवी देखते हैं। टीवी देखने के बाद जैसे ही रात के 9 बजते हैं तो सभी खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपने अपने अलग से कमरे में चले जाते हैं। रात के जैसे ही 10 बजते हैं तो 10 बजे के आसपास राजेश अपने बिस्तर से उठकर अपनी सास नीलम के कमरे में चला जाता है और कमरे में जाने के बाद अपनी सास के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही 10 मिनट का समय गुजरता है तो अचानक से उसकी पत्नी किरण के फोन की घंटी बजती है और किरण जाग जाती है। किरण देखती है कि उसका पति राजेश उसके बिस्तर पर नहीं होता है। अपने पति राजेश को देखने के लिए किरण वहां से निकल पड़ती है और जैसे ही उस कमरे के पास जाती है जिसमें वो दोनों लेटकर अपने शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, तो यह कुछ आवाजें सुनती है और उन आवाजों को सुनकर खिड़की में से देखने लगती है कि उसकी माँ नीलम और उसका पति राजेश अपने शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर ये बड़ी हैरान हो जाती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और उसके बाद दरवाज़ा खोला जाता है। दरवाज़ा खोलने के बाद ये राजेश पर भी चिल्लाना शुरू कर देती है और अपनी माँ पर भी चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन इसकी माँ इसको रोकती रहती है और नीलम और किरण दोनों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी झगड़ा हो जाता है। और झगड़े के दौरान जो किरण की माँ होती है नीलम, वो एक फूलदान उठाती है और अपनी बेटी के सर पर दे मारती है। उसकी बेटी किरण वहीं पर मर जाती है और वो मरती है तो कुछ चीखने चिल्लाने की जितनी भी आवाज़ें होती हुई थीं उनको सुनकर पड़ोसी भी वहां पहुंच जाते हैं। पड़ोसी जैसे ही देखते हैं कि नीलम ने अपनी बेटी किरण को मार दिया है तो इस बात की सूचना पुलिस स्टेशन में देते हैं और 20 मिनट के बाद वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस इस नीलम को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इसको लेकर पुलिस स्टेशन में जाती है। पुलिस स्टेशन में जैसे महिला कांस्टेबल नीलम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाठीचार्ज करती है तो नीलम अपनी सारी घटना को खोल कर रख देती है। इसके बाद नीलम के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है और चार्जशीट तैयार करने के बाद इसके ऊपर एक मुकदमा दायर किया जाता है और जज साहब 2 महीने के बाद इसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हैं। और इस तरह से
राजेश का और नीलम का एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो चुका था। राजेश और नीलम ने अपने नाजायज संबंधों के कारण अपनी सारी जिंदगी को बर्बाद कर लिया था। दरअसल इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मैंने कहा, ससुर जी, मैं आपकी बहू हूं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे ससुर जी गुस्से में बोले, चुप रह बहू, 5 साल हो गए, तेरी शादी को अब तक कोई औलाद नहीं हुई। असल में मेरा बेटा तो निकम्मा है, अब वह कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यह कहकर ससुर जी मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करने लगे और बोले, आज मैं तुझसे कुछ ऐसा करूंगा कि तू 2 महीने के अंदर मां बन जाएगी। फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसा सूंघा दिया कि मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो जो मैंने देखा उसे सुनकर दोस्तों, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए आप बिना स्किप किए सुनिए। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रोशनी है और मेरे घर वाले मुझे मीठी बुलाते हैं। मैं देहात की रहने वाली हूँ। मेरे गांव का नाम बालुई है। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी उम्र अभी 26 साल है। जब मेरी उम्र 21 साल थी तब मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो गई थी। मेरे ससुराल में सिर्फ 4 ही लोग थे, मैं, मेरे शौहर और मेरी एक ननद और ससुर जी। हम लोग रायपुर में रहते थे और वहीं पर एक कंपनी में नौकरी करते थे। मेरे शादी के 2 महीने बाद मेरी ननद का शादी हो गया, फिर वह अपनी ससुराल चली गई। अब हमारे परिवार में सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। मेरी सास का तो 2 साल पहले ही देहांत हो गया था। उसके बाद मेरे ससुर जी ने दोबारा शादी ही नहीं की, हालांकि वह अभी भी तंदुरुस्त और मजबूत दिखते हैं। मेरे शौहर को हमारी शादी के 10 दिन बाद ही प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन के चलते मेरे शौहर की शिफ्टिंग मुंबई में हो गई। फिर मेरे शौहर मजबूरन अपनी नौकरी के खातिर मुंबई चले गए। अब घर पर मैं और मेरे ससुर जी अकेले रह गए। मेरे शौहर को मुंबई जाने के बाद से ससुर जी मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं सोचती थी कि ससुर जी तो मेरे पिता के समान हैं। शादी के 1.5 महीने बाद मेरे शौहर मुंबई से घर वापस आए और मेरे लिए बहुत सामान लेकर आए थे। वह दिन मेरे लिए खुशी के दिन था। रात को हमने खूब बातें की और हंसी मजाक किया। मेरे शौहर बहुत सुंदर और हंसमुख इंसान थे। उनका कद लगभग 5 फुट 7 इंच के करीब था और वह बहुत स्ट्रांग थे। इसी तरह हमारा समय अच्छा से बीतता गया। नौकरी के कारण मेरे शौहर महीने में 2 दिन की छुट्टी लेकर घर आते और फिर वापस मुंबई चले जाते। ऐसे ही करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन अब तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई। अब हम इस वजह से चिंता में रहने लगे। दूसरी तरफ ससुर जी भी परेशान रहते थे और मुझसे कहते थे, 5 साल हो गए तेरी शादी को, अब तक मैं अपने पोते पोतियों का चेहरा नहीं देख पाया हूँ। ये सब बातें सुनने के बाद जब मैंने कहा कि मैं समझ सकती हूँ, तब ससुर जी मेरी तरफ अजीब तरीके से घूरते थे। उनकी नज़र में कुछ अलग ही इरादे नजर आते थे, पर मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगता था कि वह बस ऐसे ही देख रहे हैं। पिछले 5 साल बीत गए और उन्होंने कभी मुझसे कोई बुरा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए मैं भी निश्चिंत थी। फिर एक दिन मेरे शौहर मुंबई से घर आए। रात के करीब 11 बजे थे। तब मैं उनसे पूछी कि मैं कब तुम्हारे बच्चे की माँ बनूंगी। यह मैसेज पढ़कर ऐसा लगा जैसे आसमान टूटकर मेरे सिर पर गिर गया हो। मैंने तुरंत मैसेज के ऊपर वाले हिस्से को देखा और वहाँ लिखा था, मेरी जान, मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं। मुझे पता है कि तुम बच्चे के लिए पागल हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि समस्या तुम्हारी पत्नी में है, तुम में नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करके बच्चा नहीं दे सकते? मैसेज पढ़कर मेरा दिल टूट गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मैं चुपचाप मोबाइल वापस रख दी और फूट फूट कर रोने लगी। उधर मेरा शौहर चैन की नींद सो रहा था। अब मुझे समझ आ रहा था कि वह मुझसे दूर क्यों होता जा रहा था। उसे तो बाहर से सब कुछ मिल ही रहा था। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। सोचती रही कि मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे लगने लगा कि मेरी जिंदगी की गाड़ी यहीं आकर थम गई है। मैं सोचने लगी कि औलाद तो ऊपर वाले की मर्जी से होती है। अगर ऊपर वाला चाहे तो हमें औलाद दे, वरना नहीं। पर इसके लिए मेरे शौहर को दूसरा निकाह करने की क्या जरूरत थी? किसी भी औरत के लिए यह सहना बहुत मुश्किल है।
खासकर एक देहाती लड़की के लिए। ये सब देखने के बाद मैं धीरे से मोबाइल वापस रख दी और अपनी तकदीर पर रोने लगी, जबकि मेरा शौहर अभी भी चैन की नींद सो रहा था। जब मैं सुबह उठी तो सबसे पहले अपने भगवान से यह दुआ मांगी कि हे भगवान, मेरे शौहर को सही रास्ते पर ला दो, चाहे मुझसे सब कुछ ले लो, मगर मेरे शौहर का साथ मुझसे मत छीन। मैं अपने शौहर को किसी और के साथ नहीं बांट सकती। मेरे शौहर 2 दिन मेरे साथ में रहने के बाद फिर से मुंबई चले गए। दिल में बहुत दर्द था, पर मैं उनसे कुछ कह नहीं सकी। उनके जाने के बाद मैं अकेली ही घर में बैठकर रोती रही। एक दिन जब मैं यूं ही रो रही थी तो ससुर जी ने मुझे देख लिया। ससुर जी ने पूछा, बहू क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं ससुर जी। लेकिन ससुर जी बार बार पूछने लगे, तू मुझसे कुछ छिपा रही है बहू? मैंने कहा, नहीं सासुर जी, बस ऐसे ही माँ बाप की याद आ गई, इसलिए रो रही हूँ। ससुर जी मुझे दिलासा देने के लिए पास आकर बैठ गए और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे, लेकिन उस समय उनकी नजरें और उनका स्पर्श कुछ अजीब सा लग रहा था। इसके बावजूद वह मुझे दिलासा दे रहे थे, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। ससुर जी ने मुझे देर तक थामे रखा और मैं कमजोर पड़ गई। फिर मैंने अपने दिल की बात, अपने शौहर की सारी कहानी ससुर जी को बता दी। सारी बात सुनने के बाद ससुर जी बोले, बहू तूने यह सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा, ससुर जी, मैं आपके बेटे पर बहुत भरोसा करती थी, मुझे यकीन ही नहीं था कि वह ऐसा कुछ करेंगे। ससुर जी ने मुझे दिलासा देने की बहुत कोशिश की, मगर उसी दौरान वह मुझसे अजीब हरकतें भी करने लगे। फिर कहने लगे, तू घबरा मत, तेरा शौहर इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि तेरे बच्चे नहीं हो रहे, तू थोड़ा सब्र कर, मैं तुझे एक नामी हकीम के पास ले चलूंगा, उसने कई लोगों को मां बनने में मदद किया है। मैंने कहा, ससुर जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो अपने शौहर को समझाने की हिम्मत नहीं है। अगले दिन ससुर जी मुझे एक हकीम के पास ले गए। हकीम ने मुझे देखकर कहा, तू मां बन सकती है, मगर एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, कौन सा काम? तब हकीम की बोले, तुझे अपने शौहर के अलावा किसी और मर्द के साथ संबंध बनाना होगा, तभी पता चलेगा कि समस्या तेरी है या तेरे शौहर की। मैंने कहा, हकीम जी, मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया है, डॉक्टर ने कहा है कि मुझ में कोई दिक्कत नहीं है। तब हकीम जी ने कहा, बच्चे देने वाला तो ऊपर वाला है, मगर तुझे एक अलग तरीका आजमाना पड़ेगा। अगर किसी और मर्द के साथ संबंध बनाने से तू मां बन सके तो क्या तू यह नहीं चाहेगी? हकीम जी की यह बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने सोचा कि अगर बच्चे के बिना मेरा घर बर्बाद हो रहा है तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, हकीम जी, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो मेरे साथ ऐसा कर सके। तब हकीम जी बोले, अगर मैं तुम्हारे लिए ऐसा आदमी ढूंढ दूं तो क्या तू तैयार होगी? तब मैंने कहा, हाँ। तभी तुरंत हकीम जी ने मेरे ससुर जी की तरफ इशारा करके कहा, यह जो तेरे पास बैठे हैं, तेरे ससुर जी, उनकी बात सुनकर तो मेरी दुनिया ही हिल गई। हकीम जी ने मुझसे कहा, रोशनी, तुम्हें शायद अपने ससुर जी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वह मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरे पास अक्सर आते रहते हैं। अगर किसी औरत को बच्चा नहीं होता तो मैं तुम्हारे ससुर जी की मदद लेता हूँ। अब तक 40 औरतों को उन्होंने औलाद का सुख दिया है। अब अगर तुम चाहो तो तुम्हारे ससुर जी तुम्हारी भी मदद कर सकते हैं। हकीम की बातें सुनकर मैं तो दंग रह गई, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने आखिरकार हामी भर दी। तब हकीम जी ने कहा, अच्छा, तो अब तुम घर जाओ और अपने ससुर जी को खुश करो, फिर देखना तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारे ससुर जी इस मामले में बहुत ही अनुभवी हैं। घर आने के बाद मेरे ससुर जी मेरी तरफ देखकर इशारा करने लगे कि मैं तैयार रहूं। एक बच्चे की आस में मैं मजबूर हो गई और अपने ससुर जी के साथ वही काम किया जो आमतौर पर मियाँ बीवी करते हैं। मेरे ससुर जी इस पर बहुत खुश हुए और अपने बेटे को साफ तौर पर धमका दिया कि अगर तू दूसरी औरत के साथ कोई रिश्ता रखेगा तो उसे उसकी सारी संपत्ति से बेदखल कर देंगे। इस डर से मेरे शौहर ने उस औरत के साथ रिश्ता तोड़ दिया, ससुर जी के साथ। यह सब करने के 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस खबर ने मेरे दिल को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। माँ बनने का सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। फिर 9 महीने बाद मेरे घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। उस समय इन पूरे घर में रौनक छा गई थी। सभी रिश्तेदार, मेरा शौहर और ससुर जी भी बहुत खुश थे।
इसके बाद मैं आगे भी 4 बच्चों की माँ बनी और अब मैं अपने शौहर, बच्चों और ससुर जी के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही हूँ। तो दोस्तों, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चे देने वाला तो सिर्फ ऊपर वाला है, लेकिन जब बच्चा ना होने की वजह से शौहर अपनी बीवी के साथ अन्याय करने लगता है तो इंसान मजबूरी में कुछ ऐसा करने को सोचता है जो वह कभी नहीं करना चाहता। ऐसे में इंसान अपनी इज्जत और सम्मान की भी परवाह नहीं करता। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन किसी भी हाल में गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं एक शॉर्ट नाइटी पहनकर घर के आंगन में बारिश में नहा रही थी। मेरी खूबसूरती उस ब्लैक नाइटी में और भी ज्यादा निखर कर आ गई थी। अचानक दरवाजे की बेल बजी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने जेठ जी खड़े थे। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, आज तो कयामत लग रही हो। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। मेरे 40 साल के जेठ बिना शादी के थे। किसी काम के सिलसिले में वह शहर में हमारे घर आए थे, जो देखने में बहुत सुंदर थे। जब वह हमारे घर आए, उस समय मेरे और मेरे पति के बीच अनबन चल रही थी। मुझे उनसे खुशी चाहिए थी, लेकिन मेरा पति मुझे नहीं दे पा रहे थे। एक दिन मैंने अपने पति के लिए अपना कमरा सजाया था। उस रात पति की जगह जेठ जी कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, मेरी उम्र के हिसाब से मुझे 2 चीजों का ज्यादा अनुभव है। इतना कहकर उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया। कमरे में सजाए गए फूलों के मुरझाने तक उन्होंने मुझे पूरी तरह से। आज जब मैंने घर का दरवाजा खोला तो मेरे सामने मेरा पति नहीं, बल्कि मेरे जेठ खड़े थे। उस समय मैं शॉर्ट नाइटी ड्रेस में थी। मुझे उम्मीद थी कि दरवाजे पर मेरे पति होंगे, लेकिन सामने तो जेठ जी थे। उन्हें देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस रूप में सबसे पहले मेरा पति मुझे देखे। लेकिन जो मैंने अपने पति के लिए किया था, उसका आनंद जेठ जी ले रहे थे। वह तो मुझे अलग ही नजरों से देख रहे थे। उन्हें देखकर मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, बहुरानी कहाँ जा रही हो? मुझे पानी नहीं दोगी? क्या उनके सामने उन छोटे कपड़ों में मुझे शर्म आ रही थी और इसलिए मैं कपड़े बदलने कमरे में जा रही थी? मैंने जेठ जी से कहा, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अपने कमरे में जाकर मैंने जल्दी से साड़ी पहनी और बाहर आई। मैंने जेठ जी को चाय और पानी दिया। वह अभी भी मुझे उसी ही नजर से देख रहे थे। उन्होंने कहा, बहू, आज क्या खास बात है? शायद मैं गलत समय पर आ गया हूँ। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। सच तो ये है कि दरवाजे पर मुझे आपके भाई की उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं। अतिथि देव भवा, यह भी मेरे लिए शुभ है। अब उन्होंने सब कुछ देख ही लिया था, तो उन्हें घर की बातें बताने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने आपके भाई के लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा था। उनके काम की वजह से उन्हें समय नहीं मिल पाता। हम दोनों यहाँ अकेले रहते हुए भी एक दूसरे को ठीक से टाइम नहीं दे पाते हैं। इसलिए आज कुछ अलग करने के लिए मैंने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया था। पति पत्नी के बीच की रुचि बनी रहे, इसीलिए बीच बीच में कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहिए। ये मैंने कल ही इंटरनेट पर देखा था और आज मैंने इसे आजमाने की कोशिश की। लेकिन देखो ना, तुम्हारा भाई समय पर आया ही नहीं। मैं अपने जेठ जी से बात कर रही थी कि अचानक मेरा पति राजेश घर आ गया। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। उसने मुझसे पहले ही वादा किया था कि वह 2 घंटे पहले घर आ जाएगा, लेकिन वह 2 घंटे देर से घर आया था। अगर वह समय पर घर होता तो भैया को दरवाजे से ही वापस भेज सकता था। घर आते ही भैया को देखकर उसने उन्हें गले लगा लिया। उसने तो मेरी ओर देखा भी नहीं। देखता भी कैसे? उसे पता था कि मैं गुस्से में लाल हो गई थी। उन दोनों को अकेला छोड़कर मैं किचन में चली गई। उनकी बातें मेरे कानों में पड़ी। तब मुझे समझ में आया कि भैया अब 1 महीने के लिए हमारे घर में रुकने वाले थे। मेरे जेठ जी मेरे पति के मामा के बेटे थे। वह मेरे पति से उम्र में बड़े थे। उन दोनों की बातें चल रही थीं और मैं किचन में खाना बनाने लगी। रात को जल्दी खाना निपट गई। कमरे में जाते ही मेरा पारा चढ़ गया था, क्योंकि जो बेड मैंने प्यार के 2 पल बिताने के लिए सजाया था, उस बिस्तर पर मेरा पति जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। सजे हुए बिस्तर को देखकर
क्या उसे इतना भी समझ नहीं आया कि मैंने बिस्तर क्यों सजाया है? उसे बीवी से ज्यादा नींद क्यों प्यारी थी? उस समय मैं गुस्से में बिल्कुल अपने कमरे में ना जाकर बाहर हॉल में आकर बैठ गई। हॉल में बैठकर मैं खुद से ही बड़बड़ा रही थी और मुझे जेठ जी का भी ध्यान नहीं था। कुछ समय पहले ही जेठ जी मेरी बगल में आकर बैठ गए थे। उनकी ओर भी मेरा ध्यान नहीं गया। जब जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि पहले ही मैं अपने विचारों में डूबी हुई थी। जेठ जी के अचानक आ जाने से मैं डर गई थी। मुझे इस तरह चौंका हुआ देखकर वह बोले, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेली बैठकर क्यों बड़बड़ा रही हो? तब मैं उनका हाथ पकड़कर सीधा अपने कमरे की ओर ले गई। वहां मैंने उन्हें वह सजाया हुआ बिस्तर दिखाया। जेठ जी बोले, अरे, तुमने बिस्तर बहुत अच्छी तरह सजाया है। शायद उन्हें समझ नहीं आया कि मैं उन्हें क्या दिखाना चाह रही थी। मैं गुस्से में उस कमरे से बाहर आ गई। मैंने उनसे कहा, जेठ जी, मैं आपको सिर्फ सजाया हुआ बिस्तर नहीं दिखा रही थी। मैं गुस्से में क्यों हूं? लगता है आपको समझ में नहीं आया। तब जेठ जी बोले, तुम्हारे चेहरे से मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। यकीनन तुम वह बिस्तर तुमने राजेश के साथ प्यार भरे पल बिताने के लिए सजाया था, लेकिन राजेश अब वहां जोर जोर से खर्राटे मार रहा है। जेठ जी बोले, सच में तुम्हारी पसंद गलत निकली? राजेश बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। शायद उसे तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं है। तुम्हारी जैसी रोमांटिक लड़की को मेरे जैसा रोमांटिक पति चाहिए था। लेकिन देखो, किस्मत का खेल, राजेश का भाग्य अच्छा है कि उसे तुम्हारी जैसी सुंदर और आकर्षक लड़की मिली है। जेठ जी ने मेरी सुंदरता की तारीफ की। यह सुनकर मैं पल भर के लिए अपना सारा गुस्सा भूल गई। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। कई महीनों से मैंने राजेश के मुंह से अपनी सुंदरता के बारे में एक भी शब्द नहीं सुना था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। आदमी को काम में व्यस्त रहना चाहिए, लेकिन काम के अलावा भी घर में पत्नी होती है। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका खुद का परिवार भी है। बात करते करते मैंने जेठ जी के साथ बहुत सारी बातें कर ली थीं। तब जेठ जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, अब मैं हूं ना। तुम जो भी चाहती हो वह मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए समय निकाल लूंगा। मैं राजेश को भी समझा दूंगा। जेठ जी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन हल्का हो गया तो मैं अपने कमरे में चली गई। अब मैं राजेश की ओर पीठ करके सो गई थी। अगले दिन रोज की तरह राजेश टिफिन लेकर अपने काम पर निकल गया था। जेठ जी अभी भी घर पर ही थे। उन्होंने कहा कि उन्हें दोपहर 2 बजे ऑफिस में जाना है। जेठ जी 40 साल के थे, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि वह बहुत हैंडसम थे। उन्होंने अपने शरीर को भी एकदम से फिट कर रखा था। उस दिन जेठ जी नहाकर बाहर आए। वह केवल तौलियां लपेटे हुए हाल में आए थे। उन्हें देखकर मैं शर्मा गई। जेठ जी 40 साल के होने के बावजूद भी उन्होंने खुद को अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था। वह मेरे सामने बिना शर्ट के खड़े थे। वह सिर्फ तौलियां लपेटकर सीधे किचन में आ गए थे। उन्हें ऐसा देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे शर्माता हुआ देखकर वह वहां से चले गए। कुछ देर बाद वह पूरे कपड़े पहनकर आए। कल जब वह घर आए थे तो थोड़ी ही देर में मुझे उनसे भी बोर यश हो गई थी, लेकिन अब वह मेरे साथ घर में थे तो मुझे घर भरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अपना मेरे आसपास है। उस दिन जेठ जी ने ऑफिस जाने से पहले मुझे एक आइडिया दिया। उन्होंने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया बताया। वह बोले, भाभी, कल मैंने जल्दी आकर तुम्हारा प्लान खराब कर दिया था। आज रात मैं थोड़ी देर से घर आऊंगा। अगर जरूरी हुआ तो मैं बाहर ही खाना खा लूंगा। तुम अपने पति के साथ समय बिता सकती हो। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जेठ जी ने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया समझाया था। मुझे डिनर को रोमांटिक बनाने का तरीका अच्छी तरह से पता था। उसी वक्त मैंने राजेश को फोन किया। शायद वह काम में व्यस्त था, क्योंकि उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने उसे एक मैसेज किया। मैसेज देखकर मुझे लगा कि वे जल्दी घर आ जाएगा, इसलिए मैंने शाम को अच्छी तैयारी की थी। शाम हो गई, लेकिन राजेश ने पूरे दिन में मेरा कोई कॉल नहीं उठाया। उसने मेरे मैसेज का जवाब सिर्फ ओके दिया था। इससे मुझे समझ में आ गया था कि आज वह जल्दी घर आ जाएंगे। वह जल्दी घर आया। यह देखकर मैं खुश हो गई कि वह मेरे लिए जल्दी आए हैं, लेकिन आते ही राजेश मुझे थोड़ा थका हुआ लग रहा था। मैंने उसके साथ डिनर किया, लेकिन बाकी चीजों के लिए मैं उसे फोर्स नहीं कर सकी, क्योंकि वह पहले ही मुझे थका हुआ लग रहा था। और वैसे भी वह मेरा ही पति है। उनसे जबरदस्ती करना
या किसी भी चीज की जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। आज का दिन राजेश के साथ समय बिताने का आखिरी दिन नहीं था, इसलिए उसे थका हुआ देखकर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने उसे शांतिपूर्वक कमरे में सोने दिया। उसके सो जाने के बाद मैं किचन साफ कर रही थी। मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आ रही थी। किचन का काम निपटाकर मैं बैठकर टीवी देख रही थी। रात के 11 बजने वाले थे। जेठ जी अभी घर नहीं आए थे। मैंने उन्हें फोन करने का सोचा, तभी घर का दरवाजा खुला और वह अंदर आ गए। मैंने उन्हें खाने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि वह खाना खाकर आए हैं। 2 मिनट मुझसे बात करके वह अपने कमरे में चले गए। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। जेठ जी का ऑफिस का समय दोपहर 12 बजे से शायद 7 बजे तक का था। वह सुबह से काम में मेरी मदद करते थे। जिस तरह से मेरी मदद करते थे, वैसे ही मदद मेरे पति ने कभी नहीं की थी। जेठ जी के साथ जो भी लड़की शादी करेगी, वह बहुत किस्मत वाली होगी। ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि वह हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट थे। उस दिन रात को मैं हमारे कमरे में राजेश के कपड़े देख रही थी। उसके कुछ शर्ट में धोने के लिए निकाल रही थी। तब मुझे उसकी पैंट की जेब से दिल्ली का टिकट मिला। मैंने उनसे पूछा, यह तुम्हारा कौन सा महत्वपूर्ण टिकट है? तब उसने कहा, हाँ, कुछ दिनों के लिए मुझे दिल्ली जाना है। ऑफिस से मुझे यह टिकट मिला। ऑफिस में पार्टी का आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। पार्टी की बात सुनकर मुझे लगा कि राजेश मुझे भी साथ लेकर जाएंगे। मैंने उनसे कहा, अच्छा पार्टी है, तो फिर हमें कब निकलना है? तब उसने कहा, हमें यह तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, राजेश पार्टी के लिए तुम मुझे भी साथ ले चलो ना। राजेश बोला, पूजा पार्टी ऑफिस के कर्मचारियों के लिए है, वहाँ परिवार का कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। सपना देखना बंद करो, पार्टी के लिए मैं ऑफिस के दोस्तों के साथ अकेला जा रहा हूँ। यह कहकर राजेश ने पल भर में मेरी खुशियों को कम कर दिया था। अगले दिन राजेश दिल्ली के लिए निकल गया। वह 3 दिनों के लिए दिल्ली गया था। उसने कहा कि पार्टी 1 दिन की है, लेकिन उसके बाद 2 दिन दिल्ली के ऑफिस में उसका कुछ काम है। उसके जाने के बाद जेठ जी के साथ मैं घर में अकेली थी। उसी दौरान जेठ जी के ऑफिस में भी पार्टी थी। जेठ जी मुझे अपने साथ अपने ऑफिस की पार्टी में ले गए। एक तरफ मेरा पति था, जो मुझे अपने साथ कहीं ले जाने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ मेरे जेठ जी थे, मेरे सभी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। खुद मुझे अपने ऑफिस की पार्टी में ले गए थे। उस पार्टी में वह मुझे इस तरह से अपने साथ घुमा रहे थे जैसे मैं उनकी प्रेमिका हूँ। पार्टी शुरू होने से पहले वहाँ अवार्ड फंक्शन था। जेठ जी को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था। अवार्ड स्वीकारते समय भी वह मुझे अपने साथ स्टेज पर ले गए थे। वह मुझे हर छोटी चीज में प्राथमिकता दे रहे थे। पार्टी से घर आते समय मैंने उनसे पूछा, जेठ जी, आप मुझे अपने साथ क्यों ले गए थे? वह तो आपकी ऑफिशियल पार्टी थी ना? तब जेठ जी ने कहा, अरे भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ना बहुत भोली हो। वह पार्टी सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं होती, असल में हमें अपने परिवार को भी साथ ले जाना चाहिए। पार्टी में आने से पहले बताया जाता है कि परिवार के सदस्यों के लिए भी तो पार्टी होती है। जेठ जी ने मेरे सवाल का जवाब बहुत अच्छे से समझा दिया था। उस रात घर जाकर जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तो मेरे ड्रेस का पीछे का हुक नहीं खुल रहा था। राजेश भी घर पर नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किससे मदद लूं। मैं खुद खोलने की कोशिश करने लगी, तब अचानक जेठ जी मेरे कमरे में आ गए। मुझे इस तरह परेशान देखकर वह मेरे पास आए। वह बोले, भाभी, मैं अपना प्रॉब्लम लेकर यहाँ आया था, लेकिन तुम ही यहाँ मुश्किल में लग रही हो। मैंने उनसे मदद नहीं मांगी थी, फिर भी उन्होंने आगे आकर मुझे हाथों से मेरे ड्रेस का हुक खोल दिया। उसके बाद वह कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद मैं कपड़े बदलकर बाहर आ गई। मैंने उनसे पूछा, जेठ जी, बताइए क्या प्रॉब्लम हुई है? तब वह बोले, भाभी, एक तो गर्मी बहुत बढ़ गई है और इसी बीच मेरे कमरे का एसी भी बंद हो गया है। रात भर मैं एसी के बिना कैसे सोऊंगा? अब सोने का क्या करें? ये तुम ही बताओ। हमारे घर में सिर्फ 2 ही एसी थे, एक हमारे कमरे में और एक गेस्ट रूम में। जेठ जी गेस्ट रूम में सोते थे। अब उन्हें नींद नहीं आएगी। ये सुनकर मुझे उन्हें अपने कमरे में सोने के लिए कहना पड़ा। उस रात जेठ जी मेरे कमरे में मेरे बेड पर सोए थे। राजेश की जगह आज उन्होंने ले ली थी। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। कुछ ही दिनों से भैया मुझे अपने साथ इतना कंफर्टेबल बना देंगे, ये मुझे अंदाजा नहीं था।
ऐसे ही अगले दिन जेठ जी की छुट्टी थी। घर का राशन भी खत्म हो गया था। मुझे खरीदने के लिए बाहर जाना था। राजेश बाहर जाने से पहले मुझे पैसे देकर नहीं गया था। जब मैंने खाना बनाने का सोचा तो राशन में एक चीज थी तो दूसरी खत्म हो गई थी। मेरे पास भी कुछ पैसे नहीं बचे थे। मैंने राजेश को फोन करना शुरू किया। तभी जेठ जी ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा, भाभी, अब मैं भी इस घर का सदस्य हूँ। इस महीने का राशन मैं भर दूंगा। आज दोपहर का खाना हम बाहर ही करेंगे। मैंने जेठ जी को सहमति दी। फिर तैयार होकर कुछ समय बाद हम बाहर जाने लगे। सबसे पहले जेठ जी मुझे होटल में खाने के लिए लेकर गए। खाना खाकर हम मॉल में खरीदारी करने के लिए गए। मॉल में जो भी चीज मुझे पसंद आई जेठ जी ने मुझे दिला दी। राशन के अलावा मैंने अपने लिए बहुत सारी खरीदारी की थी और सारे पैसे जेठ जी ने चुकाए थे। राजेश तो हमेशा मेरे पीछे चिल्लाता था। राशन के अलावा एक भी चीज अगर मैंने ज्यादा ली तो वह तुरंत मेरे पीछे खर्चे का रोना रोने लगता था। लेकिन जेठ जी ने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा था। मुझे जो जो चाहिए था उन्होंने वह दिला दिया था। उनके व्यवहार से कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वह मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहे हों। उस दिन रात को मैंने मॉल से खरीदा हुआ नाइटी ड्रेस पहना हुआ था। मुझे उस ड्रेस में देखकर जेठ जी मेरी तरफ देखते ही रह गए। उन्होंने कहा, भाभी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। उस रात भी वह मेरे साथ ही मेरे कमरे में सोए थे। आधी रात को अनजाने में मैंने उनकी तरफ खिसक कर अपने गले लगा लिया था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उनके बेहद करीब थी। मैं तुरंत जेठ जी से दूर हो गई। उठकर मैं अपने काम में लग गई। आज भी जेठ जी ने छुट्टी ली थी। सुबह नाश्ता करने के बाद किचन में बर्तन साफ करने लगी। तभी अचानक जेठ जी मेरे पीछे आ गए। मेरे हाथ में साबुन का झाग था। जेठ जी ने अचानक मेरे पेट में चुटकी काटी। उनके स्पर्श से मैं कांप गई थी। तभी मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं जेठ जी के ऊपर गिर गई। किचन में हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। मेरे हाथ का झाग जेठ जी के चेहरे पर लग गया था। यह देखकर मैं ठहाके लगाने लगी थी। मुझे हंसता हुआ देख जेठ जी मुझे प्रेम भरी नजरों से देखने लगे। उनकी नजरों में भी बहुत प्यार था। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। यह देखकर मैंने हंसना बंद कर दिया। उनसे दूर होते ही मैंने उनसे पूछा, आपने क्यों चुटकी काटी? तब उन्होंने कहा, भाभी, मैंने तुम्हारे पेट पर लाल चींटी देखी थी, उसे ही हटा रहा था। बात करते करते जेठ जी ने मेरा हाथ का झाग अपने चेहरे पर लगा दिया। फिर हमारी मस्ती शुरू हो गई। मस्ती करते करते उन्होंने मुझे पीछे से जोर से गले लगा लिया। धीरे धीरे वह अपनी मर्यादा भूलने लगे। हमारे बीच कुछ गलत होने से पहले हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। उस दिन पूरा दिन मेरे दिमाग में जेठ जी का ख्याल चलता रहा। वह मेरे बहुत करीब आ गए थे। उनकी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार दिख रहा था। वैसे भी राजेश मुझे नजरअंदाज करता था। घर में मौजूद दूसरा आदमी तो कम से कम मेरी देखभाल और परवाह कर रहा था। भाई साहब को क्या चाहिए था? मुझे अब समझ आ गया था। पिछले कुछ दिनों से राजेश से जिस सुख की उम्मीद लगाए बैठी थी, वो सुख शायद मुझे जेठ जी से मिलने वाला था। जेठ जी राजेश से उम्र में बड़े थे। राजेश से ज्यादा स्मार्ट और दिखने में भी अच्छे थे। निश्चय ही वह दो बातें अच्छे से जानते होंगे कि किसी औरत को कैसे खुश रखना होगा। रात को भी राजेश के घर आने की संभावना थी, लेकिन वह रात को 9 बजे घर आ गया। सोने से पहले मैंने दूसरा नाइटी ड्रेस पहना था। राजेश ने वह ड्रेस मेरे ऊपर देखा। फौरन मुझसे पूछा, 2 दिन में यह ड्रेस कहाँ से आई? मैंने उसे यह नहीं बताया था कि वह ड्रेस जेठ जी ने मुझे दिलाया है। मैंने कहा, मेरे पास थोड़े पैसे थे, उनसे मैंने ड्रेस खरीद लिया। राजेश मुझे शक भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन अब मुझे उसकी नजरों की ओर उसकी जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपनी पत्नी की परवाह नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में मैं सोचकर क्या कर सकती हूँ। मेरी परवाह जेठ जी को थी। मेरी भावनाओं का सम्मान करते थे। मुझे यह समझ में आ गया था कि वह ही मुझे फूल की तरह संभाल कर रख सकते हैं। अब इस फूल की खुशबू उसकी देखभाल करने वाले मालिक के आसपास दिखनी चाहिए। यह मुझे समझ अच्छी तरह से आ गया था। उस दिन मैं राजेश से थोड़ी दूर थी। अगले दिन राजेश और जेठ जी अपने अपने समय पर ऑफिस के लिए निकल गए। आज भी किचन में काम करते समय पर मेरे दिमाग में जेठ जी का ख्याल आ रहे थे कि जेठ जी के पास जाकर मैं राजेश को धोखा दूंगी। ऐसा मुझे लग रहा था। उस समय मैंने दोनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। मैंने जेठ जी और राजेश को एक संदेश भेजा
कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैंने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। संदेश भेजने के 20 मिनट बाद जेठ जी घर आ गए। घर में आते ही वह मेरे कमरे में आए। मेरे पास आकर वह मेरी हालत चेक करने लगे। उनके चेहरे पर मेरे लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह मुझे चेक कर रहे थे। तभी मैं हंस पड़ी। मेरा हंसना देखकर जेठ जी बोले, भाभी, तुम भी क्या मजाक कर रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है? ये संदेश पढ़कर मैं कितना घबरा गया था। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे ठीक से बताओ। ये मजाक करने का समय नहीं है। तब मैंने जेठ जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास बिठा लिया। मैंने उनसे कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं तो एक छोटी सी परीक्षा ले रही थी। मैं तुम्हारे और राजेश के प्यार का अंतर देख रही थी। मेरी इस परीक्षा में आज तुम पास हो गए हो। जेठ जी ने मेरी बात समझ ली थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी 40 साल की तपस्या आज समाप्त होने वाली थी। हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे कि कुछ ही समय में हम अपने प्यार के पलों का आनंद लेने वाले थे। लेकिन तभी राजेश कमरे में आ गया। हमें साथ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मेरे पास आकर जेठ जी को मुझसे दूर धकेल दिया। उसने मुझसे कहा, यह सब क्या चल रहा है पूजा? तुम अपने जेठ के साथ यह सब कैसे कर सकती हो? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? हाँ, नहीं आया। मुझे तुम्हारा ख्याल जब तुम अपनी रागिनी के साथ होते हो, तब क्या तुम्हें एक बार भी अपनी पत्नी का ख्याल आता है? मेरी तबीयत खराब हुई, ये मैसेज देखकर भी तुम घर नहीं आए। ये मुझे पता था, इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें मेरा और भैया का एक साथ सेल्फी वाला फोटो भेजा। मैंने तुम्हें भेजे हुए मैसेज में भी जानबूझकर लिखा था कि मैं उनके साथ रिश्ता बढ़ा रही हूं। वैसे भी तुम शक करने में एक्सपर्ट हो, लेकिन शक तभी करना चाहिए जब आपका खुद का चरित्र साफ हो। मेरी नजर के पीछे तुम जो कर रहे हो वह सही है, तो मेरा और जेठ जी का रिश्ता भी सही है। हम दोनों जो कुछ कर रहे हैं उसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता। पूजा, कुछ भी बकवास मत करो। कौन सी रागिनी राजेश का नाटक शुरू हो गया था। तब मैंने उसे उसकी और उसकी प्रेमिका की तस्वीरें दिखाई। मुझे उसका सारा सच पहले से ही पता चल गया था, लेकिन मैं उसके प्यार के लिए सब्र कर रही थी और उस घर में रुकी हुई थी। मैंने उससे कहा कि राजेश, तुम और कितना झूठ बोलोगे? ऑफिस का काम और मीटिंग बताकर उस लड़की को बाहर शहर ले जाकर तुम उसके साथ समय बिताते हो, उस पर कितने पैसे खर्च करते हो, लेकिन पत्नी ने एक चीज मांगी तो उसके लिए पीछे खर्च का रोना रोने लगते हो। तुम्हारी सच्चाई जानते हुए भी मैं तुम्हारे घर में रुकी हुई थी, तुम्हें खुश करने के लिए। कभी कमरा सजाती तो कभी कैंडल लाइट डिनर, तो कभी कुछ और करती थी। शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी। तुम्हें जो प्यार चाहिए वह मैं तुम्हें नहीं दे पा रही थी, ऐसा मुझे लगता था। मैं खुद को दोषी मानती थी। मुझे जेठ जी ने समय पर तुम्हारा सारा सच बता दिया था। अच्छा हुआ, वरना मैं खुद को दोषी मानते हुए डिप्रेशन में चली जाती और अपने साथ कुछ बुरा कर बैठती। उस सारी कठिन परिस्थितियों में जेठ जी ने मुझे संभाला था। और हाँ, तुम जिस शक नजर से हमें देख रहे थे वह नजर एक बार हटा लो। जेठ जी और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमको सबक सिखाने के लिए मैं उनके साथ मिलकर यह नाटक कर रही थी। आज जो तुमने देखा वह भी हमारे नाटक का हिस्सा था। अगर तुम मुझे किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं देख सकते तो मैं तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ कैसे देख सकती हूं? अब राजेश मेरे सामने सिर झुकाए हुए खड़ा था। मैं अपना बैग उठाकर अपने मायके जा रही थी। अब आगे मैं कुछ नहीं सहन नहीं कर सकती थी। राजेश को उसकी गलती का भी समझ आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने मुझे मैके जाने से रोक लिया। उसने मुझे माफी मांगी और वादा किया कि आज के बाद वह किसी दूसरी लड़की के पीछे नहीं जाएगा। वह मेरे साथ वफादार रहेगा। जेठ जी ने मेरी मदद की, इसके लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। उनका भी विवाह हो चुका था। उनकी 10 साल की बेटी भी थी, लेकिन 1 साल पहले उनकी पत्नी ने उन्हें इसी तरह से धोखा दिया था। घर गृहस्थी का महत्व अच्छे से पता था। उनकी गृहस्थी बचाने के लिए कोई उनकी मदद नहीं कर सका था, लेकिन उन्होंने मेरी गृहस्थी बचाने में मेरी बहुत मदद की थी। उन्होंने अपनी जिंदगी की कीमती चीज खो दी थी। उनकी गृहस्थी, उन्हें उसकी कदर थी। जिसने वह खोया हो उसे ही उसकी कीमत पता होता है। आज जेठ जी की मदद से मैं अपनी गृहस्थी बचा सकती थी। आजकल हर दूसरा पुरुष या स्त्री अपना अच्छा खासा परिवार चलाते हुए भी बाहर प्यार में पड़ जाते हैं।
यह कोई ट्रेंड नहीं है। बाहर का व्यक्ति आपको अपने परिवार के सदस्यों की तरह संभाल नहीं सकता। वह केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा। ऐसे बढ़ते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से तलाक के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में किसी भी स्त्री का तुरंत मायके जाना आपके पति को आज़ादी देने जैसा होता है। इसलिए परिस्थिति से भागने के बजाय परिस्थिति का सामना करना चाहिए। पति चाहे कितना भी गलत रास्ते पर चल जाए, एक पत्नी ही है जो उसे सही और सीधा रख सकती है। यह हर स्त्री को समझना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है? इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, लास्ट तक कहानी सुनने के लिए।